कैंप में बैठे हुए थे तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और उसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और उसके बाद यरूशलेम की फतह और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए। यरमुक और कादसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर में उनके कैपिटल मदईन को फतह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी यरूशलेम को फतह किया, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुआ और दूसरा ग्रुप आमिर बिन आस की लीडरशिप में फलस्तीन के इलाके गजा को फतह करने के लिए गया। यस, वही गजा जहां पर आज खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा फुल स्पीड आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारी छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ द आयरन ब्रिज, क्योंकि ये जंग बिल्कुल यरमुक और कादसिया की तरह एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, क्योंकि रोमन एम्पायर हजारों की फौज लेकर इस ब्रिज के पास खड़ी थी और दरिया के दूसरी तरफ अबू उबैदा सिर्फ 15,000 की फौज के साथ खड़े थे। और अब एक बार फिर मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतनी एक बड़ी जंग तो हमने आज तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है? क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आई, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन फौज ने थोड़ा गौर से देखा तो एक दूसरी फौज फुल स्पीड इनकी तरफ बढ़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था, लेकिन अचानक जंग से पहले ही खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर इस रोमन फौज को क्रश कर दिया और रोमन्स एक बार फिर ये जंग छोड़कर भाग गए और इस तरह ये इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर लिया। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन और लेबनान तक फैल चुका था, जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। बट वेट, अगर खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने क्लोज पहुंच चुके थे तो फिर उन्होंने इसे फतह क्यों नहीं किया? बल्कि ये सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह की थी। क्योंकि जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था, लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान ये समझते थे कि आज ये खिलाफत राशिदा जहां भी है सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। और हजरत उमर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि ये खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला ये भी था कि इससे कुछ ही अरसा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ अशार पढ़े, तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दिए। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहां बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम यहाँ मदीना में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल्स वहाँ ये सब कर रहे हैं। और हजरत उमर को इस बात का भी डर था
कि कहीं खालिद बिन वलीद ने उस शायर को ये पैसे मुसलमानों के माले गनीमत से ना दिए हों। तो फौरन हजरत उमर ने मदीना से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा। ये बहुत ही एक खतरनाक लेटर था जिसमें हजरत उमर ने 3 ऑर्डर्स दिए थे। नंबर 1, जनरल खालिद बिन वलीद को एमेसा के सारे मुसलमानों के सामने पेश किया जाए और फिर सबके सामने उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने उस शायर को ये 10,000 दरहम अपनी जेब से दिए या मुसलमानों के बैतुल माल से। अगर अपनी जेब से दिए तो ये बिल्कुल फजूल खर्ची है, और अगर बैतुल माल से दिए हैं तो ये इस एम्पायर के साथ खयानत है। दोनों सूरतों में खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करना जायज है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद इस ऊपर वाले क्वेश्चन का जो भी जवाब दे उसे मुसलमानों की फौज से डिसमिस कर दिया जाए। नंबर 3, और डिसमिस करने के बाद उसे फौरन मुसलमानों के कैपिटल मदीना में मेरे पास भेजा जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि खालिद बिन वलीद की पर्सनैलिटी से तो रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाह भी कामते थे। तो अब हजरत उमर को इस काम के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खालिद बिन वलीद जैसे पावरफुल आदमी का भी हिसाब ले सके। और इस काम के लिए हजरत उमर ने एक बहुत बड़ा सहाबी मुअज्जिन रसूल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को चूज किया। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे। उन्होंने इस्लाम बहुत ही सख्त टाइम में कबूल किया था जब वो एक गुलाम थे और उनके मालिक उन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे, लेकिन फिर भी वो इस्लाम से पीछे नहीं हटे। तो इसीलिए हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल को कन्फ्रंट करने के लिए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो अब खलीफा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आर्मी चीफ अबू उबैदा ने होम सिटी के सारे लोगों को जमा किया और खालिद बिन वलीद को भी यहीं आने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद ने यहाँ पहुंचकर यह महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे करके बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरे महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे और सामने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे थे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत वेट किया कि अब अबू उबैदा कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी अबू उबैदा बिल्कुल खामोश रहे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई कि अबू उबैदा बहुत ही एक सॉफ्ट इंसान है और उन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी थी और दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब थे। तो आखिर हजरत बिलाल इस महफिल में खड़े हुए और वहां सबके सामने खालिद बिन वलीद से पूछा कि ए खालिद, हमारे खलीफा उमर बिन खत्ताब ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो 10,000 दरहम उस शायर को दिए थे वो तुमने अपने पैसों से दिए थे या मुसलमानों के बैतुल माल से। ये सुनकर खालिद बिन वलीद और वहां पर सभी बिल्कुल हैरान हो गए। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा पूछा कि खालिद, ये पैसे अपने जेब से दिए थे या बैतुल माल से? इस पर खालिद बिन वलीद ने आखिर कहा कि ये मैंने अपने पैसों से दिए थे। नाउ खालिद बिन वलीद इस वाक़े के बाद वापस अपने सोल्जर्स की तरफ चले गए। यहाँ पे एक बात नोट करना लाजमी है कि उस जमाने की दुनिया में स्लेव्स और स्पेशली ब्लैक स्लेव्स को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब जब एमेसा में एक फॉर्मर ब्लैक स्लेव उस वक्त के सबसे ताकतवर जनरल को कन्फ्रंट कर रहा था, वहाँ के लोग ये सब देखकर बहुत ही हैरान थे। लेकिन इस सब से ये क्लियरली पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो बात कही थी कि किसी वाइट को किसी ब्लैक पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। इस तरह हजरत उमर की इस खिलाफत में रेसिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। खालिद बिन वलीद तो वापस अपने सोल्जर्स के पास चले गए थे, लेकिन अबू उबैदा इब्न जर्राह उन्हें ये बात बता ही नहीं सके कि इस लेटर में 2 और पॉइंट्स भी हैं कि खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से डिसमिस करके मदीना की तरफ भेजा जाए और वहां मदीना में हजरत उमर खालिद बिन वलीद का इंतजार करते रहे। लेकिन आखिर काफी दिनों बाद उन्हें समझ आ गई कि जरूर अबू उबैदा ने उन्हें बताया ही नहीं होगा। तो हजरत उमर ने एक दूसरा खत खालिद बिन वलीद की तरफ डायरेक्ट भेजा कि तुम्हें फौज से डिसमिस कर दिया गया है और फौरन सारे काम छोड़कर मदीना में आकर मुझसे मिलो। खालिद बिन वलीद हजरत उमर का लेटर पढ़ने के बाद दोबारा अबू उबैदा इब्न जर्राह के पास गए और उनसे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हजरत उमर ने मुझे फौज से निकाल दिया है। तो अबू उबैदा ने उन्हें कहा कि आज ये जो भी हो रहा है इसमें मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये सब खलीफा के ऑर्डर्स हैं। तो आखिर फाइनली खालिद बिन वलीद शाम में अपनी फौज को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन मदीना जाने से पहले खालिद बिन वलीद शाम की उन सिटीज की तरफ गए जिन्हें उन्होंने खुद फतह किया था और खालिद बिन वलीद को देखकर उन सिटीज के लोग उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले और वहां के लोगों के सामने आखिरी स्पीच करके उन्हें अलविदा कहा और फिर फाइनली मदीना पहुंचे। जैसे ही खालिद बिन वलीद मदीना पहुंचे और हजरत उमर के घर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ही उनकी मुलाकात खलीफा उमर से हुई। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह उमर बिन खत्ताब खड़े थे
اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید۔ تو پہلے حضرت عمر نے فرمایا کہ خالد، تم نے جو کیا ہے وہ دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، لیکن یاد رکھو جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ ان دو گریٹ پرسنالٹیز کے درمیان ایک بہت ہی فرینک ڈسکشن تھی، جس میں خالد بن ولید نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو یہ کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں کہ تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم دیے؟ تو خالد بن ولید نے انہیں کہا کہ یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے دیے۔ تو خلیفہ عمر نے حکم دیا کہ خالد بن ولید فارمر آرمی چیف کے پاس جتنا بھی مال ہے اس سب کا حساب لگایا جائے، جس طرح آج بھی یو ایس کانگریس امریکہ کے سب سے طاقتور لوگوں کو سامنے بٹھا کر ان سے حساب لیتی ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو یا جنرل۔ اسی میرٹ کے سسٹم کی وجہ سے آج یو ایس ایک سپر پاور ہے، اور یہی میرٹ کا سسٹم آج سے 1400 سال پہلے خلافت راشدہ میں بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈرز پہ بڑے صحابہ کے ایک گروپ نے خالد بن ولید کے مال کا حساب لگایا، اور انہیں پتا چلا کہ خالد بن ولید کا حساب کتاب بالکل کلیئر ہے۔ اس سب کے بعد حضرت عمر نے خالد بن ولید سے کہا کہ خالد، میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر نے خالد بن ولید کو فوج سے نکال دیا، اور ساتھ ہی اپنے سارے گورنرز کو یہ لیٹرز پہنچائے کہ میں نے خالد بن ولید کو کسی خیانت پر نہیں بلکہ اس بات پر فوج سے ہٹایا ہے، کیونکہ اب بھی بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ مسلمان ساری جنگیں صرف خالد بن ولید کی وجہ سے جیتتے ہیں، اور میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جنگیں صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں۔ خالد بن ولید اس سب کے بعد واپس شام کی طرف گئے، ایز اے جنرل نہیں بلکہ ایک عام صحابی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب یہاں پر بہت سارے ہسٹورینز کا خیال ہے کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو صرف اور صرف اپنی کچھ پرسنل دشمنی کی وجہ سے ہٹایا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر صرف خالد بن ولید کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہر جنرل کو اسی طرح سختی سے ڈیل کرتے تھے تاکہ کبھی بھی کوئی جنرل اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور نہ ہو۔ فار ایگزامپل، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ پرشین امپائر میں ان کے جنرل سعد بن ابی وقاص نے اپنے ہیڈ کوارٹر کوفہ کی سٹی میں لوگوں کے شور اور رش سے بچنے کے لیے اپنے آفس اور لوگوں کے درمیان ایک دروازہ لگایا تھا، اور جب شور زیادہ بڑھ جاتا تھا تو وہ کبھی کبھی دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، جو ایک بہت ہی نارمل بات ہے۔ لیکن جب مدینہ میں خلیفہ عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارا جنرل اپنے آپ کو عوام سے اوپر سمجھ رہا ہے، تو انہیں بہت غصہ آیا، کیونکہ خلافت کا نظام یہ تھا کہ جنرلز کا دروازہ ہمیشہ عوام کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ تو فوراً حضرت عمر نے اگین ایک بہت بڑے صحابی کو مدینہ سے پرشین امپائر میں کوفہ کی طرف بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جا کر جنرل سعد بن ابی وقاص کے دروازے کو پہلے نکالو، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر اسے آگ لگا دو۔ اس صحابی نے جا کر ایسا ہی کیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو بھی بغیر کسی وجہ کے جنرل کی پوسٹ سے ہٹا دیا، اور وجہ اگین وہی تھی کہ کوئی بھی جنرل مسلمانوں کی سٹیٹ سے پاورفل نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگین حضرت عمر نے ایک دوسرے جنرل مغیرہ بن شعبہ کی طرف بھی لیٹر بھیجا کہ تم ذرا مدینہ ہو، میرا تمہارے ساتھ ضروری کام ہے۔ ان شارٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے اپنے کسی بھی جنرل اور گورنر کو اپنی پوسٹ پر زیادہ عرصہ رہنے نہیں دیا، اور یہی حضرت عمر کی خلافت کی سب سے بڑی کوالٹی تھی۔ ناؤ خالد بن ولید تو مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا۔ جیسے ہی مسلمان اپنی طاقت کی پیک تک پہنچے، اچانک آؤٹ آف نو ویئر مسلمانوں کی اس خلافت پر دو بڑی مصیبتیں آئیں۔ مسلمانوں کے سیریا میں ایک بیماری طاعون آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، اور یہاں عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا، اور اگلے 9 مہینے تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے عرب کی ساری فصلیں اور کھانے پینے کی چیزیں تباہ ہو گئی، اور آہستہ آہستہ حالات اتنے سخت ہوئے کہ عرب کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی ترسنے لگے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگوں کی شکلیں بالکل راکھ کی طرح بلیک ہو گئی، اور اس قحط کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے جسم بھی بالکل سوکھ گئے۔ اب جب عرب کے لوگ اتنی مشکل میں تھے تو ان سب کو پتا تھا کہ اب صرف ایک ہی انسان ان کی مدد کر سکتا ہے، خلیفہ عمر بن خطاب۔ تو وہ سب جمع ہو کر حضرت عمر کے پاس آ کر ان سے فریاد کرنے لگے کہ اب آپ ہی ہمیں ان مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت عمر اس سے پہلے ہی پرشین امپائر کی کیپٹل کو فتح کر چکے تھے، جس کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں اتنا سونا پڑا ہوا تھا کہ مدینہ دنیا کے سب سے رچ سٹیز میں سے ایک تھی، لیکن اس سونے سے خریدنے کے لیے پورے عرب میں کھانے پینے کی کوئی چیز تھی نہیں۔ حضرت عمر اس قحط کی وجہ سے اتنی ٹینشن میں تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کی یہ حالات دیکھ کر
ये कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब होते गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। नाउ जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर्स भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रहो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जनरल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजें लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाक़े के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं